गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आइए बिना समय को देरी करे आप आज की क्लास का शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम मैं लूं। 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है। अभ्यास का महासंग्राम स्पेशल क्लासेस चल रही है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस 2024 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी मीडियम के लिए ऑफलाइन बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन पर और पीएसआईआर ऑप्शनल पर आने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब 2024 में वैलेंटाइन डे पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आखिरी डेट 2024 के फॉर्म भरने की रहेगी 5 मार्च। 20 दिन मिलते थे। 2024 का आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 26 में सितंबर को होगा, और जो मेंस का एग्जाम है 20 सितंबर को होगा। तो पहले तो हमें डेट क्लियर है। फॉर्म आना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम 26 मई को है। आज अगर हम बात करें तो 11 मई, 379 डेज मतलब 380 दिन पकड़ते हैं। प्रीलिम्स को बचे हैं 380 डेज। कोई दिक्कत नहीं, 380 पकड़ सकते हैं हम लोग। डेट तो पता चल गई ना। अब मैं वो बता रहा हूं, मार खाओगे अब तुम, इधर ध्यान सुनते चलो। अगर हम बातचीत करें इस समय, मिटा दो इसे। अब आते हैं 380 दिन, जिसमें रियलिटी में 120 दिन आप घटा दीजिए, क्योंकि 120 दिन पढ़ने के नहीं है, वो रिवीजन के हैं। आप उसे अगर पढ़ाई में इंक्लूड कर रहे हो तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि उन 120 दिनों में आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिपीट करोगे, तो उसको भी हटा दीजिए। 380 माइनस 120, और रिवीजन ही नहीं, मतलब इस 120 दिन में हम रिवीजन करेंगे। इन 120 दिनों में हमें जितने भी टेस्ट लगाने हैं हम टेस्ट देंगे। इन 120 दिनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाली। और इन 120 दिनों में करंट अफेयर जैसे विषय को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीकली करंट अफेयर में आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन उतना याद नहीं करते, बस एक बार देख लेते, नोट्स बना लेते। उन 120 दिनों में करंट अफेयर की स्ट्रेंथ आती है हाथ में, तो वो तो हटा देते हैं। अब बताइए कितने दिन बचे आपके पास? 260 दिन। अब हम इस 260 दिनों को बांट रहे हैं। 260 दिन कितने घंटे एवरेजन पकड़ो ईमानदारी पूर्वक कि सर इतना घंटा तो मैं दूंगा। मैं केवल आपसे उम्मीद करता हूं 36 और 12, 1560 घंटे आपके पास है पढ़ाई के लिए। नहीं, क्लास छोड़कर, अगर क्लास जोड़कर कहोगे तो फिर तो 10 घंटे हो जाता है, ऑब्वियसली 10-11 घंटे तक चला जाएगा। क्लास को ना पकड़िएगा इसमें 6 घंटे, फिर वो मेरा 3500 घंटे का हिसाब। देखो, अगर आप सब कुछ जोड़ दोगे कि बस सर क्लास भी जोड़ दीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस का टाइमिंग भी, ओवरऑल कितने टाइम लगता है तैयारी में, तो मैंने बताया था 3500 घंटों का हिसाब किताब है। पर अगर हम आप केवल चर्चा करें कि सर केवल हमारी जो स्टडी, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, कि क्लास के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वो 6 घंटे बहुत है। अब हम पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, या मैं कहूंगा कि 4 पार्ट में भी डिवाइड करो तो कोई बुरा नहीं है।
इन तीसरे और चौथे पार्ट में हमारा मेन मकसद सी सेट के साथ भी रहेगा, और पहले और दूसरे पार्ट में जीएस के साथ, मतलब ये तो जीएस रहेंगे, ये पेपर नहीं बोल रहा हूं मैं सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं, प्लस ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर तो ये आपका रेडी होना चाहिए। अगर ऑप्शनल आप कहेंगे कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे पास पीटी पास होकर आ जाइए, वो मैं कर दूंगा कि भाई एक आखिरी हथियार मेरे पास कुछ ना कुछ तो मैं रखूंगा ही। मान लो पीटी निकल गया, ऑप्शनल किसी का कोई रेडी नहीं, तो मैं क्या करता हूं, भाई ऑप्शनल उठाओ जो भी तुम्हारे भरा हुआ था। मान लो उसने कहा सर मैंने हिस्ट्री भरा हुआ है, तो मैं उससे कहूंगा 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाओ, प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन, पेपर में 8 क्वेश्चन आए हैं, 2 पेपरों में 16, 160 क्वेश्चन बिल्कुल जबान पे रट डालो, रटो समझो जो भी तुम्हें करना है। 160 ये हुए, 60-70 क्वेश्चन का प्रेडिक्शन मैं अनुमानित बता दूंगा। 200-250 क्वेश्चन में मुझे गारंटी होती है कि लगभग पेपर 1 में 3 से 4 और पेपर 2 में 4 से 5 क्वेश्चन फंसा देंगे। पर वो कैसा है, ब्रह्मास्त्र, अंतिम विकल्प है। तो वो अंतिम रूप में कि भाई अब कोई पीटी निकल गया और फिर कुछ नहीं, तो वो बात है, लेकिन सिलेक्शन की स्ट्रेटजी में ये बात सही नहीं है। सिलेक्शन जिसको हम कहते हैं अच्छी रैंक वाली स्ट्रेटजी में, तो एटलीस्ट एक पेपर तो रेडी रखिए जिनके दोनों हो जाएं, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मतलब जिन व्यक्ति के दोनों हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट है। अब आते हैं जो मैं चारों सेगमेंट की स्टडी की बात आपके साथ मैं करने जा रहा हूं, उस पर जरा गौर करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, हम जो चारों सेगमेंट की चर्चाएं कर रहे हैं कि सर ये चारों सेगमेंट की तैयारी कैसे होगी, अब इधर गौर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम पार्ट 1। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, 260 दिन है हमारे पास, 90 दिन, 70 दिन, 60 दिन और 40 दिन। देख लो 260 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये शुरुआती भाग है, इसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के कैरेक्टर इसी 3 महीने में दिखेंगे। मतलब मैं अगर आज कहूं तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 11 मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 10 अगस्त तक पकड़ रहा हूं। इन 3 महीनों का टारगेट। इन 3 महीनों में मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। जीएस पेपर 2, पॉलिटी, आईआर, जीएस पेपर 1, हिस्ट्री के चारों भाग, मॉडर्न, एंशंट, मिडेवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ड हिस्ट्री। आप चाहो तो वर्ड हिस्ट्री छोड़ सकते हो, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, बड़े मुश्किल से 15-20 घंटे की क्लास होती है, वो कभी भी कवर कर सकते हो पीटी निकलने के बाद। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये कवर होना चाहिए। और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कोई बहुत बड़ा नहीं, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी और मैपिंग, बस। आईआर भी मैं कहूंगा इसलिए रखिए साथ में, ताकि करंट में जो चर्चाएं आती है उसको थोड़ा समझ सकोगे। 3 महीने का टारगेट है, बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, इतना तो कर सकते हैं। बस इतना, मतलब इसमें नोट्स वोट्स सब रेडी हैं, आपने नोट्स बना के रख लिए हैं, क्लास कर ली है, और हल्का फुल्का आपको याद है। हल्का फुल्का मतलब मैं कहूँगा पूरा रटा हुआ है, लेकिन हल्की फुल्की चीजें आपको पता है।
हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, 70 दिनों के। 3 महीनों में तो मैं बताऊंगा कि क्लास आराम, इतनी तो आराम से हो जाएगी, जिसमें जैसे अभी एंशन आपका शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ गवर्नेंस शुरू करेंगे हम पेपर 2 का, फिर मिडेवल शुरू हो जाएगा। 2-2 क्लास रहेगी, 5 घंटे क्लास। अरे 5 घंटे की क्लास बहुत होती है। अभी जीवन प्रारंभ होगा तो इसमें नोट्स बनाने हैं, और मैं कहूंगा थोड़ा बहुत रिवीजन की बातचीत रहेगी। रिवीजन मतलब एक नजर आपने देखा तो है। अब आते हैं अगले 70 दिन, जिसको मैं कहूंगा 11 अगस्त से लेकर, लगभग मोटे ले रहा हूं मैं, 1-2 दिन ज्यादा कम हो सकते हैं, तो 11 सितंबर, 11 अक्टूबर और 10 दिन, मतलब 20 अक्टूबर पकड़ लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? इन 70 दिनों में सबसे पहला टारगेट है जीएस पेपर 3, जिसमें 3 विषय बस, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं कि खत्म हो पूरे तीनों, जितना भी कर सकते हैं, 3 में से 2 हो गए तो भी हमारा काम पूरा हो जाता है। प्लस ऑप्शनल पेपर 1, मतलब पेपर 1 पेपर 2 कोई भी, पूरा पेपर हो जरूरी नहीं है, पर पेपर की शुरुआत हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जिन लोगों का इनमें से चीजें रेडी हुई है वो चाहे तो ऑप्शनल यहां शुरू कर सकते हैं, जिनका कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तेज नहीं हो पाता, तो 90 दिन बहुत है इन चीजों को कवर करने के लिए जीएस में। फिर आते हैं 70 दिन, जिसमें हमें कवर करना है 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं तीनों खत्म हो जाए, कोई दिक्कत। हाँ मतलब अब ऑब्वियसली ये किस्मत है, मतलब मैं खुश किस्मत हूं कि आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे सोच से आगे है अभी, पर मैं गरीबी के लेवल से शुरू कर रहा हूं ना। मैं तो ये मान रहा हूं कि कुछ भी नहीं पता था, आज पहला ही दिन है उसके लिए। पर जिन लोगों ने जो जो कवर किया, मैं कहूंगा कि उनको तो गारंटेड बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो वो तेजी से रिवीजन करके सीधे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में लग जाएंगे। भाई मान लो कुछ रेडी है आपका, तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे? रिवीजन, उसको याद कर लीजिए, पूरा दोहरा लीजिए, इधर वाली चीजों को और दूसरी बार दोहरा लीजिए, तो एक मोटे तौर पर आपका यहां से रिवीजन हल्का पुल्का शुरू हो जाएगा। जिनका जो कवर हो गया, जिनका कुछ नहीं हुआ है, वे घबराएंगे नहीं, वो यहां से मानेंगे कि चीजें हमें प्रॉपर तरीके से पूरी करनी है, ठीक है। पर ऑप्शनल शुरू होगा यहां, ठीक है। तीसरा पड़ाव, इनमें से कोई एक मैं मान रहा हूं कि बचा होगा, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। एक सेगमेंट जीएस का, ठीक है। ऑप्शनल भी मैं कहूंगा कि टाइम दीजिए यहां पर ऑप्शनल को। अब यहां मिसलेनियस में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये जीएस मतलब समझ में आ रहा है ना? जीएस मतलब ये जो आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक था, इनमें से कोई बच गया होगा। और ऑप्शनल में अगर आपका दूसरा पेपर शुरू कर रहे हो तो भी चल जाएगा, पहला पूरा कर रहे हो तो भी चल जाएगा। बट यहां के बाद आप ऑप्शनल ये नहीं कहेंगे सर मैं तो अभी शुरू ही नहीं किया, तो ये फिर खतरनाक है। हाँ, इस तीसरे पड़ाव में जनरल साइंस को टाइम देना शुरू करेंगे, और इस तीसरे पड़ाव में हम टीसेट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये टाइमिंग आपका शुरू हो जाता है लगभग 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर तक मान लेते हैं। और तीसरा, यहां आपका ये जो पहला फेज था, इसे आप कहेंगे कि सर अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है।
मतलब रिवीजन का एक मजबूत शुरुआत होती है। इसको कहते हैं 6-2 की स्ट्रेटजी। मतलब 6 घंटे हम अपनी चीजों को पूरा करने में देंगे और 2 घंटे हम अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। अभी 2 ही घंटे का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पर अभी इसको रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं, वो 120 दिन तो प्रॉपर रिवीजन के। अब आपका बता दीजिए पहले तो बचा क्या है। हाँ पहले बता, नहीं वो आपका नहीं है, ये जो मैंने बताई इसमें अब कौन सा सब्जेक्ट बच जाता है। ये आगे ना हमारा इकोनॉमिक्स 2 बार दिया है मैंने, वो नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं आपकी भाई, वो अगर कवर हो रहे तो उसको आप नोट्स बना के रख दोगे, बस उसका रिवीजन नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं वो तो सब मैं कवर कराऊंगा। अभी मैं जो दिन बता रहा हूं कि इस दिन में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, विषय अब क्या बच गए वो बताना चाह रहा हूं आपको। अब आते हैं एसे, एथिक्स, यही लोड है ना, मैं उस पर भी आऊंगा कि वो हम कब और कैसे कवर करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको 40 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, अब इन 40 दिनों में मैं क्या मानता हूं समझेंगे अब आप। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है उन लास्ट के 40 दिनों में कोई ना कोई स्टूडेंट पिछड़ गया होगा, तो अब जो बच गया था, जो भी मतलब जो विषय मैंने बताए वही विषयों में जो बच गया था, प्लस यहां पर आप लोगों ने अपने रिवीजन को और भी बेहतर करते हुए करंट अफेयर को प्रॉपर शेप देना शुरू कर दिया है। मतलब अब आपका करंट अफेयर जो वीकली चल रहा था, आपने जो नोट्स बनाए थे, अब आपको याद होना शुरू हो जाना चाहिए। आप कहेंगे कि सर अब मुझे वो करंट अफेयर याद है कि जनवरी में ये घटना हुई थी, हल्की फुल्की फरवरी में घटना हुई थी, मतलब जबान पे नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना का चर्चा कर रहा है तो आप कहेंगे हाँ ऐसा हुआ था, मुझे इसके कुछ पॉइंट याद आ रहे हैं। जिन लोगों का सीसेट बहुत वीक है वो इसमें सीसेट को और भी टाइम दीजिए। यह कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर से 30-31 जनवरी, ये खत्म हो गया आपका। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल क्या क्या आएंगे, जैसे मैं जानता हूं कि 4-5 सवाल, आंसर राइटिंग कब करेंगे, जैसे कुछ लोगों के रहता है क्योंकि उन्होंने कभी की नहीं। देखो आंसर राइटिंग अगर मैं कहूं, एक दिन में कितने प्रश्न लिखने की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं कि मेरा आंसर राइटिंग बेस्ट हो जाए। बेस्ट मतलब मुझसे ज्यादा बेटर ना कोई कर सके। मैं कहता हूं मात्र 5 क्वेश्चन का टारगेट दो मुझे। कितने का? एक दिन में 5, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 1 है, 5 से ज्यादा नहीं, और 260 दिन। कितने क्वेश्चन लिख दिए आपने? एक क्वेश्चन को लिखने में 8 मिनट लगता है, हम 10 पकड़ लेते हैं, कितना हुआ? 50 मिनट। ये 50 मिनट आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे तो उसमें से निकाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर 1300 क्वेश्चन हम देखो, 1300 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का मेरा मकसद बता दूं मैं, वो क्वेश्चन कट पेस्ट होने वाले नहीं है, ये हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि यूपीएससी में ये उम्मीद करना पूरी तरह से मूर्खता है। पर मैंने आपको 1300 बार आंसर लिखवाने की प्रैक्टिस करवाई है। आपने अब इतनी बार थिंकिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, इंट्रोडक्शन की गलतियों को सुधारा है, इतनी बार आंसर लिख दिया है कि अब आपका आंसर बेस्ट हो गया है। आपको पता है कि शुरुआत क्या करनी है, क्या एंडिंग रहेगी, बहुत है ये। रिवीजन से पहले 31 जनवरी तक ये काम खत्म करना है। फरवरी में कोई व्यक्ति मूर्खता ना करे कि सर अब मैं आंसर राइटिंग करूं क्या। अब आंसर राइटिंग में शुरुआत में जैसे पहला फेज चल रहा है, तो पहले फेज में आप कहेंगे सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे आंसर राइटिंग कर सकता हूं।
तो निश्चित ही आप इसमें आंसर राइटिंग मत करना। पर मैं वीकली करंट अफेयर देता हूं तो कई बार एक पूरी खबर समझा रहा हूं, उसमें एक पीछे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसकी शुरुआत करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ही दिन 5 शुरू करेंगे, सप्ताह में 3 भी क्वेश्चन लिख दिए पहली बार में तो चल जाएगा। अगले सप्ताह में 7 लिख देना, फिर अगले सप्ताह में हर दिन लिख देना, फिर अगले सप्ताह में 2-2 लिखना शुरू करना। अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे कि चमत्कारिक रूप में चीजें हो जाएगी। यह आपका आंसर राइटिंग रहेगा। दूसरा, इस दौरान एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक इनकी बातचीत चलती है। तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि यूट्यूब पर हर दिन क्लास लेनी होती है कई लोगों को, जैसे मैं, तो भाई मुझे तो पढ़ाना ही है, तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं। मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मैं स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा बच्चों के मन में आता है कि मास्टर को एक विषय में 3 चीजें तैयार करनी होगी तब आईएएस बनेगा। मतलब एक तो क्लास, दूसरा उससे जुड़ी एनसीईआरटी, और तीसरा उससे जुड़ा स्टैंडर्ड बुक। तो ऐसी कोई शर्त नहीं। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताबें हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें लगता हो कि उन्हें अपने शब्दावली को बेहतर करना है। देखो, एनसीईआरटी का 2 मकसद है। टर्मिनोलॉजी को समझना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम शब्दों को एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि सर बिल्कुल भी मतलब ग्रासरूट से स्टार्ट करिए, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मस्ट है, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में कहता हूं जरूर पढ़ो 11-12 की। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, क्योंकि वो हमारे लिए सोर्स है बहुत ऑथेंटिक डाटा का। इतिहास में कई सारी झगड़े हैं। एक राइटर गांधी जी को अच्छा लिख रहा है, एक राइटर गांधी जी को बुरा लिख रहा है, एक राइटर मध्य का मार्ग अपना रहा है। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं किसको मानूंगा? एनसीईआरटी क्या मान रही है, क्योंकि वो हमारे देश के एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत एक्सेप्टेबल है, तो वो मेरे कश्मकश को दूर करेगी। स्टैंडर्ड बुक, हर विषय की स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी। जैसे आईआर में स्टैंडर्ड बुक मत पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है जो कि आपको बहुत एनरिच करेगा। करंट अफेयर पढ़ना है आईआर में ज्यादा। जैसे आप अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें इन विषयों में, तो मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, क्योंकि सवाल जो आएंगे, जो चीजें होगी, वो या तो आप वीडियो से देख लीजिए। अगर आपको एक मास्टर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मास्टर चेंज करके दूसरे मास्टर्स का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज के पास सोर्स है ना। पहले हमारे पास सोर्स नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, भाई मास्टर समझ में नहीं आया, फिर हमारे पास किताब ही होती थी। मुझे बताओ, जब 2009 की दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे मान लो कि मैं क्लास में बैठा और मुझे एंशिएंट हिस्ट्री उनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? कोई ऑप्शन उस समय यूट्यूब का तो ऑप्शन नहीं था ना। पर मैं बच्चे से कहता हूं कि भाई क्यों माथापच्ची कर रहे हो? जहां स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है वो थोड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट हो, बड़ा सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, डायमेंशन बहुत ज्यादा है, पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड बुक। इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड बुक। इकोलॉजी इन्वायरमेंट बड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड बुक। पॉलिटी बड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड बुक। 4-5 सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक, रद्दी जमा करने में कोई फायदा नहीं है। तो 4-5 सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बुक, 4-5 आपकी एनसीईआरटी सेलेक्टेड हो गए। अब आप कहेंगे सर इसे कब पढ़े आपके इस टाइम पीरियड में? तो भाई मैंने जो क्लास में आपको कवर करा दिया, उसके बाद आप जो 6 घंटे दे रहे हैं, उन 6 घंटे में वास्तविक रूप में आपको क्या करना है? यही करना है। अब मान लो आपको पॉलिटी मुझसे समझ में आ गया, सब चीजें कवर हो गई, तो जबरदस्ती तो दूसरा मास्टर नहीं पकड़ोगे ना कि वो आदत डाली है, नहीं सर फिर भी मुझे लग रहा है, तो वो तो आत्महत्या है। क्योंकि रियलिटी में बता दूं मैं, अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं, करके देखना प्रैक्टिकल कोई छोटे सब्जेक्ट के साथ, पहले मुझसे पढ़ लेना समझ रहा में अगर आ रहा हो तो, फिर किसी और मास्टर से पढ़ के देखना। मैं दावा कर रहा हूं 100 फैक्ट का पन्ना अगर तुम बना के दिखा दो मुझे, 100, सर ये 100 फैक्ट आपके पास नहीं थे, 100 मिल गए मुझे नए, मैं मान लूंगा कि आपने सच में अद्भुत काम कर दिया। कारण ये है
क्योंकि मैं भी या कोई भी शिक्षक एक पर्टिकुलर किताबों को पढ़कर पढ़ रहे हैं। हमने या कई शिक्षकों ने उसमें 40-50 साल की कोई रिसर्च नहीं की है। ऑब्वियसली तुम अगर एक रिसर्च स्कॉलर के पास जाओगे, मान लेते हैं पॉलिटी, तुम सुभाष कश्यप के पास बैठ गए, तो तुम सिलेक्टेड हो ना हो, विद्वान जरूर बन जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि वो बैठेंगे तो तुमसे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15 शुरू है बोलना, 15 पे ही बोल रहे हैं। वो बोल रहे 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आर्टिकल 15 ही खत्म नहीं हो रहा, और तुम कह रहे हो सर आर्टिकल 15 इतना है। आज पहली बार पता चला कितने सवाल आने वाले 15 से, एक या दो? अरे 10 साल में 2 सवाल आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा स्ट्रेटजी, मेरी बात समझ में आ रही है? तुम एक्स्ट्रा कवर करके जो पॉइंट जमा करोगे, वह सवाल है कि क्या सच में उस पर से सवाल आ ही जाएगा कि नहीं। तो जहां चीज समझ में आ गई, मान लो पॉलिटी समझ में आ गई, अब आपको लगता है लक्ष्मीकांत की जगह अगर आपको मैं सजेशन दूं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो ज्यादा बेटर तुम्हें बेस बता देगी। कारण है क्योंकि पॉलिटी में ना सवाल कठिन नहीं आते, उसकी समझ कठिन है, और वो एनसीईआरटी से अद्भुत कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपको शब्दावली में एनसीईआरटी के फोटो दिखाए थे, लोकतंत्र की क्या खूबियां हैं, लोकतंत्र किसे कहते, ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे किसी और किताब में। तो मैं कहूंगा लक्ष्मीकांत की जगह एनसीईआरटी वहां प्रेफर करो, पीटी मेंस दोनों, क्योंकि पीटी में जो कवर होने वाला है वो सब कवर हो गया। तुम्हें समझ अगर विकसित और भी गहरी करनी है तो उसमें मिल जाएगी। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड बुक लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अंदर से खुशी नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहा है। उससे ज्यादा बेटर है, नितिन सिंघानिया ने अच्छी किताब लिखी, मुझे पसंद आई, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में पूरे बातों को एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक्स में, तो वो कवर कर ली। तो मैंने जो 6 घंटे आपको बोले हैं वो 6 घंटे मतलब कोई और नहीं, इन्हीं चीजों को कवर करने के अतिरिक्त 6 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि क्लास तो मैंने इंक्लूड की नहीं इसमें। अब आपके दिमाग का एक आखिरी जो सवाल है वो है सर एथिक्स, एसे, ये सारी चीजें ठीक है। एसे तो वैसे मेरे हिसाब से आपने तैयार कब करना चाहिए, जब एटलीस्ट 4 पेपर ना सही 3 पेपर तो ठीक है। कारण है देखो, पहले दिन आज अगर मैं किसी टॉपिक पर ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जैसे एजुकेशन पर आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको 5 घंटे एजुकेशन पर बोलूंगा, केवल एजुकेशन पर। फिर मैं उसको बताऊंगा इतिहास, भारत में एजुकेशन के डायमेंशन, शिक्षा की परिभाषा, वास्तविक शिक्षा क्या होती है, एक्चुअल एजुकेशन क्या होता है, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हो रही हैं, हमारे देश के अलावा दुनिया में एजुकेशन का क्या क्या मॉडल है, एजुकेशन को हमें किस दिशा में ले जाना है, एजुकेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस एजुकेशन ने हमारे समाज में क्या परिवर्तन लाए हैं, इस एजुकेशन के कारण हम किस तरीके का समाज और किस तरीके का युवा बनाना चाहते हैं, एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां हैं, उन एजुकेशन की चुनौतियों के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, और उस शिक्षा से जुड़े हुए प्राचीन काल के उन्हीं बातों को हम आधुनिक रूप में कैसे प्रसारित कर सकते हैं, क्या हमारी शिक्षा पश्चात शिक्षा के कारण दूषित हो गई है, ऐसे सारे डायमेंशन में कवर करूंगा, और 5 घंटे केवल एजुकेशन पर बात करूंगा आपसे। आप कहोगे कि सर आप कहां थे और आप शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं? उसका कारण है क्योंकि मेरे पास वो कंटेंट है, पर वो मैंने पहले दिन थोड़ी रेडी किया है भाई, उस कंटेंट को रेडी करने में मुझे 12 साल लगे हैं। तो जिस दिन मैं आपके सामने एजुकेशन पर बात करूंगा तो आपको सच में लगेगा अद्भुत चीज हो रही है। तो बेस्ट क्या है, आप एटलीस्ट हल्का पुल्का कुछ पढ़ेंगे, योजनाएं पढ़ लेंगे, चीजें पढ़ लेंगे, तो जब आपको मैं बताऊंगा तो 50% एनरिच कर दूंगा। आप कहेंगे मैं भी हल्का पुल्का जानता था और सर ने मुझे, नो डाउट मैं बता दूं कि ऐसे की क्लास शुरू कराइए नए बच्चों में, बच्चे बहुत जल्दी फीस जमा करते और वो समझ जाते कि अपने से इस लेवल की चीजें नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था।
एजुकेशन का ई तक रियलिटी में उसको नहीं पता था। जब मैं उसको डेफिनेशन ही बताऊंगा जब वास्तविक शिक्षा की, कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो वो 2 बार सोचेगा। 12 साल जिंदगी के गुजर गए, 12 साल शिक्षा ले ली, लेकिन आज पता चला शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है। बट वो बच्चे की केवल और केवल, अब देखो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। देखो आपको चीजें नो डाउट अच्छी लगेगी बहुत, लेकिन आपके दिमाग में वो थॉट उस लेवल के नहीं जा पा रहे हैं जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। उसके लिए थोड़ा मेच्योर माइंड मुझे चाहिए। देखो मैं अगर मान के चलो सच बताओ कि मान लेते बलात्कार के मुद्दे पर जिस दिन मैं चर्चाएं करूंगा, मैं पहले दिन और 5वें दिन अगर ये चर्चाएं करूं तो शायद हो सकता है बच्चा उठकर निकल भी जाएगा और हो सकता है वो कहेगा कि मैं तो अब अपने मोहल्ले के लोगों को जमा करके मास्टर की पिटाई करवा दूंगा। क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है वो पहले दिन वो समझ नहीं पाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हो सकता है वो मेरा विरोधी बन जाएगा, लेकिन जब मैं उसे उस परिपक्वता के साथ शब्दों को गढ़कर बताऊंगा तो उसके वास्तविक अर्थों को समझ पाएगा, और मैं जिस दिशा में बताना चाह रहा हूं उस दिशा में वो उसका अर्थ निकाल पाएगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी गहन समझ के लिए भी आपके अंदर उतनी गहनता होनी चाहिए। तो अगर चाहो ऐसे शुरुआत में कर लेते हैं, बट उसका नुकसान यही होगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब समझ बाद में उस तरीके का कर नहीं पाएंगे। हाँ, इसका एक बढ़िया तरीका 2 है। पहला, 2 बार कर लीजिए अभी शुरुआत में कि हल्का फुल्का समझ में आ जाए, पर जब आपका पीटी निकले तब तो गारंटेड करना चाहिए आपने, क्योंकि पीटी निकलने के बाद अब आप कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है। 59 लाख की भीड़ में 15,000 चुने हुए स्टूडेंट हैं, और वो 15,000 यूपीएससी कह रही कि ये बेस्ट क्रीम है इस एज ग्रुप का भारत का, तो मैं वहां चीजें फिर घबराऊंगा नहीं। तो अगर आप चाहे तो 2 बार पढ़ लीजिए, अगर आपको मौका मिल रहा है तो ऐसे शुरुआत में पढ़ के लास्ट में पीटी के बाद पढ़िए, अगर मौका नहीं मिल रहा है तो पीटी के बाद पढ़ सकते। बट मैं आपको कहूंगा कि बीच बीच में क्या आपने कुछ भी नहीं कर तैयार करना चाहिए, तो मैं इसके लिए एक दिन देता हूं संडे। संडे के दिन ऐसे फुर्सती काम कर लिया करिए, लिख दिया, पेज ले ली, किताब ले ली, कुछ मेरे बारे में लिख दो 15 पेज। वो बात मैं जानता हूं कि 2-3 पेज के बाद कहोगे सर अब मेरे बारे में कुछ नहीं याद आ रहा है पर धीमे धीमे और ट्राई करो, कुछ भी तुम्हें कैरेक्टर तुम्हारे समझ में आएंगे, अच्छे बुरे, एथिकल अनएथिकल सब। तो धीमे धीमे परतें खुलती जाएगी और तुम्हारे अंदर चीजें लिखने की आएगी। कुछ मेरे बारे में नहीं, अगर लगता हो कुछ अपने शिक्षकों के बारे में, जिंदगी भर में जितने शिक्षक मिले कि भाई प्राथमिक से लेकर अभी तक बुढ़ापे तक में क्या क्या शिक्षक मिल गए, अगर तुम्हें लगता हो किसी भी प्रकार के मुद्दे पर आप लिख सकते हो तो उस पर गौर कर लो। मैं कहूंगा कि जब भी इस तरीके के मुद्दे आते तो थोड़ा सा खुलकर लिखिए। देखो रियलिटी में आपको खुद को नहीं पता कि आपकी सोच कितनी गहरी है, क्योंकि आपने कभी अपने सोच को वो मौका दिया ही नहीं है। आपने हर बार क्या दिया है, मास्टर ने कहा था इतना कर लेना है, इतना किया और लिख दिया। और रियलिटी में तुम अभी खुद को नहीं जानते कि तुम रियल में कितना अंदर तक सोच सकते हो, और ये कौन निकालेगा बाहर। इसलिए संडे का दिन 2 घंटे फुर्सत में बैठे, मतलब मैं रियल बताऊं कि ये मेरे लिए खेल खेलने जैसा कहो, जैसे मुझे वीडियो गेम खेलने बहुत पसंद है, तो मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसी ही कहानी समझो कि मुझे जब भी लगता है कि यार कुछ अचरज वाला करते हैं तो लिखना शुरू करो। मुझे एक अजीब सा आनंद मिलता है इस चीज में, क्योंकि तब मुझे पता चलता है कि अच्छा मेरा दिमाग इतनी औकात भी रखता है कि आप इतनी गहराई में चीजों को जोड़ सकते हो सकता है वो आपकी अपनी सोच हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट वो आपकी डेप्थ को नापेगा और आपके दिमाग की उन गहरी परतों को प्रेशराइज करेगा कि थॉट डेवलप करो। और एक समय के बाद आपके लिखने में आपको सच में मजा आने लग जाएगा कि फुर्सत में बैठे कि लिखना शुरू कर रहे हैं। इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस के अंतर्गत आना। तो ये मैं कहूंगा संडे के दिन, और आपका बचा हुआ रहेगा तो पीटी के बाद आप कवर करेंगे। अब जैसे मैं आपको टाइम टेबल में बता चुका हूं कि आपका पीटी कब है, 26 मई, और मेंस है
आप जरा गिनो जरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने, मतलब 120, बट 10 दिन तो हटा दो, 100 दिन पकड़े हम। 100 डेज है कि नहीं है? 100 डेज में मैं ये मान के चलता हूं पीटी वाला विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे 4 घंटे की क्लास देने के बाद भी। कारण है कि एक अलग दरवाजा खुलता हुआ दिखता है ना, वैसा लगता है बस एक गेट है और फिर उसके बाद तो अंदर जाना है, तो एक उत्साह रहता है। तो 10 घंटे अगर हम पढ़ते हैं, 8 ही पकड़ ले, कितने घंटे हैं आपके पास? ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। 400 घंटों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जो भी आपने पुराना पढ़ा था वो रिवीजन होगा, ऑप्शनल जो भी बचा था या जो भी आपका रिवीजन करना था ऑप्शनल का, वो रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। वो 400 घंटे में अलग रख रहा हूं कि भाई उसमें नहीं कर सकते हम कुछ छेड़छाड़। 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास हो रही, वो भी नहीं पकड़ रहा हूं मैं उसमें, ये अलग हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? ये कब की बात है? पीटी के बाद। मैं रिवीजन का कोई स्ट्रेटजी नहीं बताया अभी, क्योंकि रिवीजन की स्ट्रेटजी बकवास है, अभी हम नहीं करेंगे, जब जनवरी आएगा तब देखेंगे। अभी तो हम सिलेबस को कवर करने का टारगेट पूरा करें, तो अभी अधूरा है हमारा सिलेबस। जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने छुड़वाया था। इंडियन सोसाइटी अगर आप देखेंगे तो यूनिट 6, 7, 8, 9 है, एक एक यूनिट में 2-2 पॉइंट है बस। पूरी ताकत अगर लगा दे कोई मास्टर, पूरी ताकत, तो 40 घंटे से ज्यादा नहीं बोल पाएगा। अब वो बात अलग है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाला आएगा तो कहेगा तो मैं तो 150 घंटे बोल दूंगा। बात है जो एग्जाम में आएगा उस पॉइंट पर बताइए हमें। तो 40 घंटे मास्टर बोल पाता है, मतलब उसको आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए वो रिवाइज करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। 30 घंटे का और 20 घंटे का कितना हुआ आपका? ये पेपर 1 में 50 घंटे का छोड़ा था मैंने। पेपर 2 में मैंने गवर्नेंस और सोशल जस्टिस छोड़ा है, क्योंकि आईआर कवर कराया है। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, गवर्नेंस की केवल एक यूनिट है 16वीं, और सोशल जस्टिस में है 12, 13, 14, 15। सोशल जस्टिस में वही है गरीबी, शिक्षा, जो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ छोड़ रहे हम, लेकिन चीजें कवर की हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई गवर्नेंस में ज्यादा ज्यादा 20 घंटे, 30 घंटे इसको पकड़ लीजिए, 50 घंटे बहुत है। क्लास ही नहीं हो पाती इतनी, तो 30 घंटे। मास्टर कई बार चीजों को केवल बड़ा करने की कोशिश कर लेता है। पेपर 2 आपका पूरा द एंड हो गया। कितने घंटे ले लिए मैंने आपके? आते पेपर 3 पर। बदल दूं पेज? पेपर 3 में मेरा 2 सेगमेंट बचा हुआ था, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट 20 घंटे का है, इंटरनल सिक्योरिटी 30 घंटे का है। पेपर 3 भी द एंड हो गया है। अब ऐसा कोई सेगमेंट नहीं बचा पेपर 1, 2, 3 में जो मेरा बच गया। कितने घंटे यूज किए मैंने इसमें? मैंने क्लास व्लास नहीं ले रहा हूं, क्लास तो जो चल रही वो चलती रहेगी आपकी इसी सब्जेक्ट की, लेकिन आप खुद भी अगर पढ़ रहे हो, दोहरा रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये टाइमिंग मैंने दिया है। आते हैं पेपर 4 एथिक्स पर। आधा पेपर केस स्टडी है इसका, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी केवल कि भाई कोई सिचुएशन आई तो हमें कैसे सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना होगा, कैसे ऑप्शन चुनने होंगे। तो 50% पेपर केस स्टडी है, 50% पेपर थ्योरी का है। केस स्टडी को लोग 50 आवर्स देते हैं और 100 आवर्स थ्योरी को। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, फिर भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई मास्टर 150 घंटे एथिक्स पढ़ा के दिखा दे, मैं मान लूंगा कि हाँ एथिक्स में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हवाबाजी ना करें, इधर उधर की बकवास ना करें, पॉइंट टू पॉइंट रहे। नहीं तो कई बार लोग छोटा सा मुद्दा और कहीं और ले जा रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि बहुत अद्भुत पढ़ा है, बाद में पता चला टॉपिक ही नहीं पूरा हुआ था। 150 घंटे कितना हुआ? ऐसे के लिए 50 और 50 घंटे प्रैक्टिस।
क्वेश्चनों की कर लीजिए। हो गया सिलेबस कि अभी कुछ बचा है कि सर ये बच गया था? तो रणनीति ये है कि आप पीटी से पहले 31 जनवरी तक चीजें सिस्टमेटिक चलाएं। आते हैं हिंदी इंग्लिश, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम वाला हिंदी पढ़ेगा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि नहीं कह सकते इतना तो मतलब और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश पढ़ेगा ये तो नहीं मान सकते। मतलब क्वालिफाइंग में एक पेपर पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा हिंदी देखना पड़ेगा और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश देखना पड़ेगा। निश्चित ही मैं कहूंगा कि इंग्लिश को 50 घंटे दे सकते हैं हम लोग, ताकि वो थोड़ा बेटर हो जाए, नहीं तो मेरी जैसी हालत ना हो जाए, 2-3 नंबर के लिए बेइज्जती हो रही है। तो 50 घंटे उसको डेडिकेट कर लीजिए जो बचे हुए थे। मार खाएगा वो। जीएस में पूरे चारों पेपर हिंदी में लिखकर हिंदी खराब है तो उसका क्या अच्छा है फिर अरे तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदी का पेपर है वो ग्रामर वाला पेपर है? भाई हिंदी के पेपर में आपका पहला निबंध है, सुन लो, निबंध आता है 100 नंबर का, 75 नंबर का निबंध है। तो निबंध में तुम्हारा कंटेंट चेक करूंगा कि ग्रामर चेक करूंगा मैं? कंटेंट मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना। हो गया 75 में, कितनी उम्मीद करूं मैं? 25, 1/3 नंबर आ पाएंगे। हिंदी निबंध की बात बोल रहा हूं मैं। 75 में 25। प्रेसी राइटिंग, हिंदी पूरा पढ़ा आपने और उसको शॉर्ट में लिखा, 50 नंबर का आता है। 20 कि 15? 15 पकड़ लेते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। 40 नंबर हुए। 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे प्रेसे पर, मतलब पेसेज के बाद 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, 3-3 तो लाओगे। 10-10 नंबर का है एक में, तो 10 में से 3, 15 नंबर यहां, 65। फिर आपके 50 नंबर के ग्रामर है, मुहावरे, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वाक्यों में उपयोग, सुधार करना। यहां अगर सही है तो पूरे पूरे नंबर, मतलब इसमें जैसे मान लो समानार्थी शब्द पानी, नीर, जल, एक भी लिख दिया, मान लो एक पूछा है तो एक, दो लिख पूछा तो दोनों लिख दिए, तो पूरा 1 नंबर ऐसा एज इट इज रहेगा। 50 नंबर का ग्रामर, 20 का तो पकड़े कि नहीं? अरे इतना तो आराम से, ग्रामर में नंबर थोड़ी कटते हैं। 20 मतलब आराम से इतने तो नॉर्मल आ जाते हैं। 60 हो गए थे हमारे, कितने हुए? 65 हो गए थे। 20 पास 75 पे हैं। फिर भी अब 2 क्वेश्चन बचे 25-25 नंबर के। अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, ये कंपलसरी पेपर में आता है। मैं क्या करता था, अंग्रेजी का हिंदी बहुत आसान हो जाता है, मतलब अंग्रेजी में पढ़ा, उसको हिंदी में समझ के लिख दिया कि भाई इसका मतलब ये है। 25 में से 5 नंबर भी नहीं, 5 तो कितने हो गए? 90। एक छोड़ दिया 25 वाला पूरा। कोई दिक्कत है हिंदी में? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही से इंग्लिश इजी रहेगा। हिंदी माध्यम वालों के लिए 50 घंटे इंग्लिश को कवर कर लेना, और इंग्लिश में 2 ही चीजें कवर करना। 8 से 10 निबंध मुझसे ले जाना, जो मैं बनाता था हर बार। मेरी आदत थी, जैसे वुमन इंपावरमेंट है, तो वुमन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर मैंने निबंध कैसा बनाया? निबंध नहीं बनाया, मैंने 25 पॉइंट नोट कर लिए हैं महिला सशक्तिकरण पे। वो मैं रट लेता था, याद कर लेता था, समझ के याद हो जाते थे। फिर ऐसे ही 25 पॉइंट मैंने साइंस टेक्नोलॉजी पे बनाए। ऐसे 25 सेंटेंस मैंने पॉवर्टी पर बनाए, 25 सेंटेंस इन्वायरमेंट पर बनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लेकर सब चीजें, वो पूरे के पूरे है। कोई एक अगर आ गया तो फिर तो किस्मत ही अपनी अद्भुत है, फिर कहीं नहीं जा। 100 नंबर का ऐसे वहां पर, 100 नंबरों में 25 तो फिर अगर फंस गया तो फिर तो पूरा लेकर आ जाऊंगा मैं। 25 बोल रहा हूं मैं मिनिमम, इससे मतलब नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि याद है 25 सेंटेंस पूरे, और उसके बाद तो सेंटेंस पिरोना कर लेंगे हम लोग। पर मान लेते कुछ भी नहीं आया,
कुछ तो ऐसा होगा जो इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा, साइंस टेक से जुड़ा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा होगा, कोई ना कोई वर्तमान के मुद्दे से जुड़ा होगा। नहीं तो क्या पूछेगा कि एलियंस के बारे में बताओ। भाई कुछ तो टॉपिक ऐसा होगा ना, 5 हैं 4 टॉपिक, उसमें एक पे लिखना है। मैं उस टॉपिक को चुनूंगा जो मेरे इन 5 में से नजदीक ज्यादा होगा, वो करना है। अनसीन पैसेज काफी अच्छा होता है इसका, जो 10-10 नंबर की जगह 15-15 नंबर 75 नंबर के होते हैं। 75 नंबर का आपका प्रेसी राइटिंग होता है, शॉर्ट में लिखना, और लगभग 50 नंबर के आपके ग्रामर होते हैं। तो ये आपको 50 घंटे में दे रहा हूं। आपकी आंसर राइटिंग और वो 400 घंटे, आप मुझे नहीं कहोगे सर हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या होगा। 400 घंटे, क्योंकि वो हल्का पुल्का नहीं है आपका, 4 महीने ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, 400 घंटों में उसको दोहरा नहीं पाओगे। तो ये तो ऐसी चीज होगी नहीं। तो मुझे बताओ कि अब आपका क्या ऐसा रहा जिसको आप कहोगे सर अधूरा रह गया। करंट अफेयर आपने पहले ही 3-4 बार पढ़ा है, 3-4 महीने का करंट अफेयर जुड़ेगा, वो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, वो तो संडे के संडे आप कभी भी कवर कर लेना। अब क्या चीज बच गई जिसको आप कहोगे कि इन अगले दिनों में अब नहीं कवर हो सकता। और ये मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज पहले दिन पता चला और अब वो शुरू करने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें मैंने बताई हैं उस पर गौर करिएगा और जितना हो सके अपने ऊपर भरोसा रखिए। मेहनत की हुई ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करने की ताकत किसी सोर्स में नहीं है। आपकी ऊर्जाएं लौट कर आएगी और आपको परिणाम देकर जाएगी। इसलिए तनाव मुक्त रहिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, बशर्ते आप शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य पर लगे रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक और बने रहिएगा। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। इस संडे जो एग्जाम है उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास जरूर दूंगा, आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमिक्स, दोनों में से किसी एक पर। बाय।